हेलो माय फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका सेकंड वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो आज आज हमारे एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने जो चीज़ें बताई थी, चीज़ें सारी बताया था, तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियो लेके आने वाला था। तो मैं यहाँ पे सेकंड रिलेटेड जो अभी अब जो हम यूजी अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स करते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं स्कूल से रिलेटेड के स्कूल में क्या क्या चेंजिंग होने वाला है उससे रिलेटेड वीडियो आया था। अगर जो आप उसमें कुछ समझना चाहते हो कि स्कूल में क्या क्या चेंजिंग हुए, तो आप मेरे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हो। वहाँ पे मैंने पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे भी क्रिस्टल क्लियर कर दूँगा आपको कि आपके अब आने वाले फ्यूचर में क्या-क्या चेंजिंग हो सकते हैं। जो 9th-10th वाले वो भी देखें और जो छोटे हैं वो भी देखें और बड़े हैं वो भी देखें, समझें कि हमारे शिक्षा नीति में क्या-क्या चेंजेज़ होने वाले हैं। ये 2030 तक लगभग सारा चीज़ अचीव कर लिया जाएगा या 35 तक अचीव कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे सबका टारगेट टारगेट बेस सब चीज़ किया गया है। तो ठीक है, तो मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई भी वीडियो आएगी तो मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सपोज़र के साथ आपको ढंग से चीज़ें बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अब मेरे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहें, ठीक है? अब यहाँ पे समझते हैं। पहले फिर से मैं समझा देता हूँ कि पहले हम एमएचआरडी मिनिस्ट्री बोलते थे। जैसे कोई पूछता था शिक्षा मंत्री कौन है, तो हम नहीं जवाब दे पाते थे। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जवाब नहीं दे पाते थे कि शिक्षा मंत्री और एमएचआरडी में डिफरेंस क्या होता है। तो शिक्षा मंत्री को एमएचआरडी मिनिस्ट्री बोला जाता था। एमएचआरडी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। लेकिन अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अभी आपको डायरेक्टली शिक्षा मंत्री मिल जाएँगे। शिक्षा मंत्री बोलेंगे तो क्या, रमेश निशंक पोखरियाल जी बोला जाएगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब नाम चेंज हो गया, तो अब नाम याद रखना कि एमएचआरडी की मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया। इसका कैबिनेट अप्रूव भी मिल चुका है मोदी जी से, तो कोई दिक्कत है नहीं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के जो एमएचआरडी के सेक्रेटरी हैं या फिर शिक्षा मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं, अमित खरे जी, उन्होंने पूरा ढंग से समझाया कि क्या-क्या चेंजिंग और हम क्या-क्या अचीव करना चाहते हैं और हम कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट देखेंगे कि हमारे सारे बच्चे, जो जितने भी सारे बच्चे हैं, जो हमारे इंडिया में हैं, चाहे वो कोई भी रिमोट एरिया में हो या कहीं भी हो, या अभी छोटे-छोटे कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, तो उनका सारा एक्सपोज़र के साथ सारा डेवलपमेंट कैसे हो यहाँ पे। तो सारा चीज़ वहाँ पे वो फ़ोकस किया गया है कि डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फ़ोकस किया गया है। तो यहाँ पे समझते हैं कि आगे एक-एक पॉइंट करके समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें मिलेगी। अभी देखो, अभी हमें जो देखा जाए, पहले जीडीपी पे बात करते हैं, तो हमारे जीडीपी का ना अभी नॉर्मली देखा जाता है तो सब स्टेट और सेंट्रल मिलाकर 4.5% अपने जीडीपी का एजुकेशन पे ये करते हैं, क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स एजुकेशन को सही करना या एजुकेशन में चीज़ें देखना, सही करना, टीचर को बढ़ाना या फिर हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना। 4.5% जितने भी हमारी जीडीपी होती है ना, उसको 4.5% हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनका टारगेट है कि कुछ साल बाद तक, मतलब 2025 तक लगभग टारगेट है कि इनका 6%, मिनिमम 6% अचीव करे ये विस और हमारे क्वालिटी एजुकेशन है जो इंक्रीज़ हो, चाहे आप गवर्नमेंट में पढ़ो या प्राइवेट में करो, सारी जगह आपको इक्वल इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और इक्वल मतलब क्वालिटी मिलेगी। इसलिए इन्होंने ऐसा डेवलपमेंट करे कि आप कहीं भी पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, मेन चीज़ जो है यहाँ पे है ना, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। यहाँ पे जो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट क्या है। मीन्स यहाँ पे आपको क्या होगा ना कि आप कभी भी आप कोर्स से बाहर हो सकते हो, कभी भी कोर्स से इन हो सकते हो। कोई भी कोर्स कर रहे हो और कभी भी इन और आउट हो सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि मान लो एक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। 4 ईयर की इंजीनियरिंग होती है, ठीक है हमारी। देखो, 4 ईयर की जब इंजीनियरिंग होती है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस तरह करके हमारी ईयर होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जो चाहता है कि कोई फर्स्ट ईयर करने के बाद उसका मन किया कि नहीं मैं ही करूँ, तो वो सोचेगा कि उसका पूरा खत्म हो गया, लेकिन अब खत्म नहीं होगा। उनको क्रेडिट बेसिस मिलेगा, क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे उनको, ठीक है? तो क्रेडिट पॉइंट कैसे मिलेंगे यहाँ पे, तो क्रेडिट पॉइंट सारे को फर्स्ट ईयर का अलग क्रेडिट पॉइंट होगा, सेकंड सेकंड का अलग क्रेडिट पॉइंट होगा, थर्ड का अलग क्रेडिट पॉइंट होगा, फोर्थ का अलग क्रेडिट पॉइंट। मीन्स वहाँ पे उनका क्रेडिट पॉइंट सबमिट हो जाएगा। मीन्स एक एक जो बैंक होता है ना, बैंक टाइप बन जाएगा, उनका क्रेडिट पॉइंट वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, किसी मतलब फर्स्ट ईयर किया किसी ने, तो फर्स्ट ईयर उसमें कंप्लीट किया, फिर छोड़ना मन है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि फर्स्ट ईयर ये कंप्लीट कर चुका है, फिर कहीं भी जाकर दूसरे कॉलेज या कहीं पे कुछ भी आपको एडमिशन ले सकता है। फिर सेकंड ईयर का, जो सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुका है, तो उसको डिप्लोमा का मिल जाएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर जो इंजीनियरिंग भी कर रहा है तो सेकंड ईयर कंप्लीट किया है, उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर थर्ड ईयर किया है तो यहाँ पे उसको डिग्री भी मिल सकता है, फोर्थ ईयर किया है तो डिग्री भी मिल सकता है, मीन्स यहाँ पे डिग्री मिल सकता है। या फिर थर्ड ईयर करने के बाद उसको मन किया कि मैं छोड़ के जाऊँ और कुछ और एक्स्ट्रा रिसर्च में जाऊँ या फिर कुछ और जगह पे जाऊँ, ढंग से कुछ और करूँ या कुछ प्रिपरेशन करूँ। फिर उनको उसका मन किया कि चलो इसको छोड़ते फिर से इंजीनियरिंग कंप्लीट करते, तो एक फिक्स्ड टाइम के लिए फिक्स्ड पीरियड बता के वो जा सकता है और आ सकता है कभी भी, ठीक है यहाँ पे। तो चीज़ें अब देखो यहाँ पे समझते हैं। अब देखो, पीजी ये कहाँ पे अप्लाइड होगा, तो अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी, जो एमटेक या कुछ भी कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये सब सारे चीज़ मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट एलिजिबल होगा, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। एमफिल कर रहा है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे भी आप मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताना पड़ेगा कि मैं इतने साल तक बाहर हो रहा हूँ या फिर मैं
मैं यहीं से छोड़ने वाला हूँ, तो आपको एक सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। तो सारा चीज़ मिल जाएगा, मीन्स आपको कहीं पे लॉस नहीं होने वाली है। अगर फर्स्ट ईयर के बाद भी छोड़ते हो तो आपको एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा। सेकंड ईयर के बाद भी छोड़ते हो तो डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। थर्ड ईयर के बाद छोड़ते हो तो आपको पूरे कोर्स की मिल जाएगी। अब देखो थर्ड और फोर्थ ईयर में जो यहाँ पे बताया गया है कि क्या-क्या कैसे, अब देखो थर्ड और फोर्थ ईयर में जो चीज़ें होती है, जैसे कोई बंदा है कि थर्ड ईयर के बाद छोड़ना चाहता है, मीन्स थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया और फोर्थ ईयर में छोड़ना चाहता है, तो उसको उसको पूरा कंप्लीट सर्टिफ़िकेट मिलेगा कि नहीं? उसको एक पूरा कंप्लीट सर्टिफ़िकेट मिलेगा, लेकिन वो जो है ना, वो बंदा जैसे मान लो इंजीनियरिंग कर रहा है लेकिन थर्ड ईयर में उसने छोड़ दिया है, उसे पूरा कोर्स का मतलब पूरा सर्टिफ़िकेट मिला है कि ये किया है, लेकिन वो रिसर्च में नहीं जा सकता है। उसको रिसर्च में जाने के लिए ना 4th ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि मान लो कोई बंदा है, थर्ड ईयर में पढ़ रहा है। थर्ड ईयर के बाद वो चाहता है कि छोड़ के चला जाए, तो थर्ड ईयर के बाद वो वही छोड़ के बंदा जा सकता है ना, जो रिसर्च के अलावा दूसरे फील्ड में जाना चाहता है, जो चाहता है कि कोई जॉब करे, यूपीएससी का प्रिपरेशन करे, जीपीएससी का प्रिपरेशन करे, या फिर कोई भी स्टेट पीएससी या फिर कुछ भी ढंग का एक दूसरे फील्ड में जाए, टेक्निकल फील्ड छोड़ के कोई दूसरे फील्ड में जाना चाहता हो। तो थर्ड ईयर के बाद छोड़ सकता है, उसको पूरी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिलेगी उसे, ठीक है? पूरी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिलेगी, लेकिन वो बाद में चाहता हो कि रिसर्च फील्ड में जाए, तो रिसर्च फील्ड में वो एलिजिबल नहीं होगा। रिसर्च फील्ड में एलिजिबल वही बंदा होगा जो ढंग से 4 साल कंप्लीट किया हो, मीन्स 4th ईयर तक ढंग से कंप्लीट किया हो, तो वही रिसर्च में एलिजिबल होगा। तो यहाँ पे यही बताया गया कि फोर्थ थर्ड और फोर्थ ईयर में अगर फोर्थ ईयर कोई कंप्लीट करते हो, तो उसे रिसर्च में जाने को मौका मिलेगा। अगर चाहता है तो रिसर्च में जाए, जहाँ भी जाए रिसर्च कर सकता है, वो रिसर्च में जा सकता है। लेकिन थर्ड ईयर इंजीनियरिंग किया, लेकिन उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो मिला है, लेकिन वो कि इन्होंने टेक्निकल डिग्री ली है, लेकिन उसे रिसर्च में जाने की एलिजिबिलिटी नहीं होगी। मीन्स इसको रिसर्च के अलावा दूसरे फील्ड में जाना हो तो थर्ड ईयर के बाद छोड़ सकता है, आराम से अपना 1 साल बचा लेगा और आराम से 1 साल में प्रिपरेशन करके निकल भी आगे सकता है। तो यहाँ फ़ायदा है, अगर जो कोई अगर पहले से डिसाइड कर ले कि मुझे इस फील्ड में जाना ही नहीं, आगे मुझे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो थर्ड ईयर के बाद वो आराम से ईज़िली छोड़ सकता है और 1 साल तक प्रिपरेशन कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे ठीक है। अब देखो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर मैंने आपको समझा दिया। फोर्थ ईयर के बाद आपको रिसर्च में जाने का मौका मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद आपको रिसर्च में जाने का मौका नहीं मिलेगा, यही दोनों डिफरेंस है। थर्ड ईयर के बाद छोड़ते हो तो आप कोई भी प्रिपरेशन कर सकते हो आराम से ईज़िली जा सकते हो, फोर्थ ईयर के बाद जो चाहो। अब देखो मल्टीपल डिसिप्लिन करने का मतलब क्या हुआ? अब जैसे देखो 12th की मैंने बात की थी मल्टीपल डिसिप्लिन, जैसे कुछ-कुछ होता है, जैसे मान लो एमए या एमएससी या कोई भी सर्टिफिकेट कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग ही कर रहे हो, तो कभी-कभी क्या होता है ना कि आपका मन करता है कि यार मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ। मतलब मैकेनिकल की कोई आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टेड लग रही हो, तो ये पढ़ लूँ। या फिर आपको कोई जैसे एमए कर रहे हो, तो एमए कर रहे हो तो उसमें मतलब हो गया आर्ट्स की सब्जेक्ट, लेकिन आपका है इंटरेस्ट कि मैं यार फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है या केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है, आप बहुत अच्छे थे लेकिन कुछ कंडीशन वजह से आपने ले लिया, लेकिन फिर भी सोचते हो यार पढ़ लूँ इसको। तो अभी आप चाह के भी ना नहीं पढ़ पाते हो। चाह के भी आप अंदर घुट के रह जाते हो, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट है नहीं, आपका वो डिसिप्लिन है ही नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना कि अभी यहाँ पे डिसिप्लिन चेंज कर सकते हो। डिसिप्लिन चेंज नहीं मतलब चेंज नहीं बोल सकते हो। इस यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, एज़ ए सब्जेक्ट आपकी वो काउंट हो जाएगी। मिस आपने वो कोई एक सब्जेक्ट छोड़ दो वहाँ से या फिर आप चाहते हो तो मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, कभी भी आप कुछ भी पढ़ सकते हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करोगे? इंटरेस्ट जिसमें वो पढ़ो। तो कभी भी कुछ भी छोड़ के ऐसे मान लो कि कोई थर्ड ईयर कर रहा है, थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में उसको मन किया कि चलो मैं अभी कुछ कुछ का और सर्टिफ़िकेट कर कर लेता हूँ, जैसे ढंग के कुछ फैशन डिज़ाइनिंग करने का मन करेगा उसको, तो सेकंड ईयर में छोड़ दो, आराम से जाके फैशन डिज़ाइनिंग करो, फिर से आके कंटिन्यू कर सकते हो। तो कुछ भी कभी भी ऐड कर सकते हो या फिर कोई आपके कॉलेज में फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है, उसमें सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, सब्जेक्ट आपको कुछ अच्छा सब्जेक्ट लग गया कि यार बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है मुझे ये, तो मैं चाहता हूँ इसको अपने ऐड करूँ। तो अभी के टाइम पे आपके अगर डिसिप्लिन में सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी क्या होगा कि जब ये नया जब लागू हो जाएगा ढंग से, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। और आपका एज़ ए सब्जेक्ट वो ऐड भी हो जाएगा और आपको मार्क्स भी मिलेंगे, आपको कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होने वाली चीज़ है, ठीक है? अब देखो ये मल्टीपल डिसिप्लिन हो गई। अब देखो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। अब देखो टेक्नोलॉजी बेस्ड मीन्स आज की डेट में जितनी भी चीज़ें हो रही है, तो अब हायर एजुकेशन की बात करें तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है। आज देखो जितने भी आईआईटी, एनआईटी सारा ई-कॉमर्स पोर्टल वगैरह में ई चीज़ें पढ़ रही मतलब ई चीज़ें मतलब वहाँ पे ऑनलाइन सारा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, चीज़ें किया जा रहा है। तो इसमें भी ऐसा डेवलपमेंट किया जाएगा ना कि इसमें कोई पीछे ना रहे, अर्बन हो या फिर रूरल हो। क्योंकि अर्बन के पास तो सारा चीज़ एक्सेस होता है, नेट की, लैपटॉप की, फ़ोन की, सारा चीज़ एक्सेस होता है। लेकिन आज की डेट में भी हमारा कुछ ऐसा रूरल एरिया है जिनके पास फ़ोन की एक्सेस नहीं होती, नेट की एक्सेस नहीं होती, हमारे रूरल बैकग्राउंड। तो ऐसा अप्रोच दिया जाएगा ना कि उनको भी सारा का सारा फैसिलिटी मिले और सारा का सारा उनको भी डेवलपमेंट मिले। तो ऐसा कोई भी रूरल बच्चा हो, कभी डरना मत कि आपको छोड़ दिया जाएगा। आपको भी उतना ही मौका मिलेगा जितना एक अर्बन बच्चे को मिलेगा। तो आपको भी सबके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में सारा पूरे ऑल ओवर इंडिया के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको यहाँ पे अच्छे के साथ लेके चला जाएगा, ठीक है? और आपको भी एक एक्सपोज़र देने का मौका मिलेगा। तो देखो आगे देखते हैं। अब देखो अभी क्या होता है कि सारा अगर कोर्स करते हो तो हर कॉलेज का अलग-अलग फ़ी होता है। जैसे कोई स्टेट से इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका फ़ी अलग होता है, आईआईटी से कर रहा है तो अलग फ़ी होता है, एनआईटी से करो तो अलग फ़ी होता है, मीन्स हर जगह का डिफरेंट डिफरेंट फ़ी होता है।
मतलब फ़ी स्ट्रक्चर में फँस के रहता है कि यार यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ। मतलब बहुत सारे फ़ी का थिंकिंग करना पड़ता है। लेकिन जब ये पूरे लागू हो जाएगा ना, तो फ़ी भी आपका क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब एक स्ट्रक्चर बेस्ड फ़ी सेम सेम होगा। अगर सेम कोर्स कर रहे हो, तो ऑल ओवर इंडिया में फ़ी सेम होगा। ये चीज़ यहाँ पे देखा जाएगा, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो, तो सारी जगह का फ़ी क्या होगा, सेम होगा। वहाँ पे फ़ी सेम करने की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो कब तक इम्प्लीमेंट ये होता है। इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करती है कि इम्प्लीमेंटेशन कब तक ये हो पाता है चीज़ें। अब देखो मैंने क्रेडिट बेस्ड कॉलेज के बारे में भी मैंने बताया था कि क्रेडिट बेस्ड कॉलेज क्या होता है। जैसे यहाँ पे 4 मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, यहाँ भी मैं समझाता हूँ थोड़ा-सा। तो देखो इन्होंने 4 बेसिस पे बाँटा है, ए, बी प्लस और बी। सारे कॉलेजेस को ना लगभग ऑल ओवर इंडिया में 45,000 कॉलेजेस हैं, जो पढ़ा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि वहाँ पे कभी इसका एग्ज़ाम, कभी उसका एग्ज़ाम, मतलब पूरे साल कोई ना कोई एग्ज़ाम चलते ही रहता है। तो उस चीज़ को भी हटाया जाएगा, मतलब उस चीज़ को भी ढंग से एक प्लेस पे लाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे क्या किया जाएगा, जैसे मान लो कि ए प्लस की कॉलेज है। ए प्लस की कॉलेज है तो उसको कुछ गवर्नमेंट की साइड से पैसे मिलेंगे, कुछ ऑटोनॉमी मिलेगी, आप ऐसे कर सकते हो। आपका कॉलेज अच्छा है, मतलब चीज़ें आपको ढंग से मिलेगी, चाहे स्टेट हो या फिर सेंट्रल कॉलेज हो। फिर ए में हो तो आपको कुछ कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी। फिर अगर बी प्लस में तो आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपको सुधार की ज़रूरत है, ऐसा बोला जाएगा। बी में हो तो आप पूरा नीचे हो, मीन्स आपकी कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बहुत ही कम है। तो आपका ऐसा टाइम है कि आप उसको सही करो, चीज़ों को देखो कैसे सही कर सकते हो, आप मैनेज करो और ढंग से चीज़ें आगे बढ़ो। नहीं बढ़ोगे तो आपके फिर एफ़िलिएशन या जो भी वो आपको देते हो, वो आपको ले ली जाएगी। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से वो आप भी पता कर सकते हो कि आपका कॉलेज किसमें लाइक कर रहा है, आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसकी लास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कैसी है, वो चीज़ आप पता कर सकते हो। आप सेंट्रल सेंट्रल इसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है? अब देखो अब देखो ई कोर्सेज़ एंड यहाँ पे अब देखो जो जितने भी कोर्स जो लॉन्च होंगे ना, जैसे इनमें बहुत सारे ई कोर्सेज़ जो लॉन्च करेंगे लोग, जो लॉन्च करने वाले हैं, तो ई कोर्सेज़ का ना जो हमारा जो लैंग्वेज है ना, क्लासिकल लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, जैसे क्लासिकल डांस बोला जाता है ना, उसी तरह हमारे क्लासिकल कुछ लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बोल सकते, मतलब जो हमारे 8 लैंग्वेज है ना, जो हमारे शेड्यूल्ड में है, मतलब वहाँ पे हम उसको पढ़ते हैं, शेड्यूल्ड में पढ़ते हैं कि 8 लैंग्वेज हमारे शेड्यूल्ड में है। जैसे हमारे ऐसे ऐसे हमारे जो बोला था कि 22 लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें से जो 8 लैंग्वेज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, जिनकी मतलब बहुत पहले से साक्ष्य में बहुत पहले से इंडिया में बोली जा रही है, तो 8 लैंग्वेज ही है। तो 8 लैंग्वेज जैसे जैसे बंगाली आ गया, ओडिसी आ गया, मलयालम आ गया, तमिल आ गया, संस्कृत आ गया। तो इन सब जो सारे लैंग्वेज है ना, इनमें भी सारा चीज़ आपको ई-कॉमर्स पोर्टल पे सारा 8 लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा, 8 लैंग्वेज में आपको इनको कन्वर्ट किया गया है सारा चीज़ को। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लोकल भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे और ये बढ़ाते जाएँगे। जैसे अपना 22 शेड्यूल लैंग्वेज है ना, तो उनमें 22 लैंग्वेज में करने की ट्राई करेंगे। तो आपको अगर लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ना चाहते हो, चीज़ें सीखना चाहते हो, तो लोकल लैंग्वेज में आप सीख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपको पूरा एक्सपोज़र ढंग से दिया जाएगा, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, वो पूरा ढंग से चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो एक चीज़ और क्या चल रहा है, वर्चुअल लैब। अब देखो कहीं-कहीं कोई-कोई कॉलेज ऐसा होता है ना कि वहाँ पे लैब की फैसिलिटी नहीं होती है और होती भी है तो इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम वहाँ पे सीख पाएँ। तो वो डेवलपमेंट करने की ट्राई तो करेंगे कि डेवलपमेंट करे, सारा डेवलपमेंट हो। वहाँ भी जो भी कॉलेज है वहाँ पे ढंग से डेवलपमेंट हो, चीज़ें आपकी अच्छे से वर्क करे, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी नॉलेज, सारा चीज़। लेकिन अगर जो नहीं एक्सेस है, ढंग से आप वहाँ पे नहीं सीख पा रहे हो, तो वहाँ क्या करेंगे ना, वर्चुअल लैब भी आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। वर्चुअल लैब ये किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा वर्चुअल लैब तैयार किया जा रहा है। कोई भी डिसिप्लिन में आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो वो प्रैक्टिकल ढंग से आपको वर्चुअल लैब के थ्रू आपको पूरा चीज़ समझाया जाएगा, जो आईआईटी मद्रास तैयार कर रहा है और कुछ दिन बाद वो आ भी जाएगा, लॉन्च हो भी जाएगा। अब देखो जो मेन चीज़ जो यहाँ पे एक चीज़ जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था, जो मेन चीज़ मैंने नहीं बताया अभी स्टार्टिंग में। अब देखो सेम नॉर्म्स फॉर ऑल मीन्स जैसे आज की डेट में देखोगे ना, तो एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है, उसकी अलग नॉर्म्स होती है कि आपको इस तरह परफॉर्म करना है। एक प्राइवेट कॉलेज होती है, आपको ये चीज़ अचीव करना है।